हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो पहले सिर्फ बुज़ुर्गों में देखने मिलता था, लेकिन अभी की जो लाइफस्टाइल है और खाने का जो तरीका है उससे अभी एडल्ट में भी दिखने लगा है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिसकी बॉडी में, जिसके ब्लड में अभी जो उसकी मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और अभी से अगर हम उसका ध्यान रखें तो वो एक एज अ वार्निंग साइन हम उसे ले सकते हैं और हमारी जो खाने का तरीका है उससे भी सुधार सकते हैं, और वो है यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड, राइट। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर मोनाली चौहान आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य, जो कि रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड होम्योपैथी। इस वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड के जो 5 थिंग्स होते हैं, इस वीडियो में हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ यूरिक एसिड, मतलब वो क्या होता है और क्यों होता है। सेकंड थिंग हम उसके सिम्टम्स लेंगे। थर्ड थिंग इसका कॉज लेंगे। फोर्थ वन उसकी जो कौन सी जो टेस्ट होते हैं वो इजीली हम करा सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज़ अ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, और जो उसका जो डाइट प्लान होता है, मतलब क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, वो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। सो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं। प्यूरिन, आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि जो प्यूरिन होता है वो हमारी बॉडी में एज अ नेचुरल सब्सटेंस भी होता है, और जो हम बाहर का जो फूड खाते हैं उसमें भी प्यूरिन हमें काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। जब भी हमारी बॉडी में हम ऐसा फूड खाते हैं या हमारी बॉडी का जो सब्सटेंस होता है जो नेचुरल प्यूरिन होता है, तो वो प्यूरिन क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसका ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन होने के बाद उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं। ये जो यूरिक एसिड होता है, जो हमारा नेचुरल पाथ है, लाइक यूरिनेशन है और द बाउल मूवमेंट है पेशाब के द्वारा, राइट, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन भी ये यूरिक एसिड हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, या उसका जो एक्सक्रीशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है, तभी हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड लेवल है वो बढ़ने लगता है। कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे फूड खाते ही रहते हैं या बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उसकी वजह से बॉडी में जो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की जो किडनी होती है वो ही प्रॉपर तरीके फंक्शन नहीं कर पाती, और जो हमारी बॉडी में, हमारा ब्लड में जो यूरिक एसिड है उसका पूरी तरह से एक्सक्रीशन नहीं कर पाती है। इसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और तभी ये जो यूरिक एसिड होता है वो जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, और जो छोटे छोटे हमारे बॉडी के जो स्मॉल जॉइंट होते हैं उसमें वो डिपॉजिट होते हैं, और उसके बाद उसमें पेनफुल, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटीज़ आने लगती हैं, और उसको बोलते हैं हम गाउट, जिसको हम आसान भाषा में हम गठियावा बोलते हैं, और उसको हम गाउटी आर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो सेकंड थिंग हम उसके कॉज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे भी कोई भी पेशेंट हो, उसको यूरिक एसिड अगर बढ़ता है बॉडी में, तो उसको सबसे ज़्यादा इंटेक वाटर का लेना चाहिए। दिन में 3 से 4 लीटर वाटर इंटेक करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर प्यास लगे तो भी तभी पानी पीना है, नहीं। अगर यूरिक एसिड आपके ब्लड में ज़्यादा है तो आपको पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो वो जो यूरिक एसिड लेवल है वो बढ़ता ही रहेगा, और वो अगर जाके एक्सट्रीम लेवल में बढ़ता ही जाएगा। सेकंड थिंग इज़ कि प्यूरिन इंक्रीज फूड होते हैं वो हमें लेना बंद करना होगा धीरे धीरे, राइट। और उसमें मोस्टली जो रेड मीट होता है या सीरियल्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इससे क्या होता है कि उससे जो प्यूरिन लेवल है हमारी बॉडी में वो बढ़ता है, उसकी वजह से यूरिक एसिड फिर आगे बढ़ता है। इसीलिए अब मैं ये फूड का टॉपिक इसमें ज़्यादा नहीं लूँगी, मैं इसको आपको दूसरे टॉपिक में दूसरे वीडियो में बताऊँगी। लेकिन इस वीडियो में आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो प्यूरिन फूड होते हैं उसको आप कम से कम लेकर बाद में पूरा बंद ही कर दीजिए। तो थर्ड थिंग इज अल्कोहल। ऐसे पेशेंट जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं उसकी बॉडी में भी जो यूरिक एसिड लेवल है वो बढ़ता है। देन जो शुगर ज़्यादा लेते हैं, जो मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी बॉडी में भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
एंड ऑफ कोर्स ओबेसिटी इज़ द कोई भी चीज़ हो, कोई भी हमारी बॉडी में अगर कोई भी चीज़ एंटर होती है तो उसमें जो हमारी ओबेसिटी है, जो हमारा मोटापा है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि अगर मोटे होंगे तो कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में ईजीली अफेक्ट कर ही जाएगी। एंड द लास्ट वन इज़ द किडनी फंक्शन। अगर आपकी बॉडी का किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है तो भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कई बार क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ता है हमारी बॉडी में तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट दो सिम्टम्स आ सकते हैं, तो हमें गाउट होगा, और या तो फिर हमें जो हमारी किडनी में जो स्टोन होता है, किडनी स्टोन बोलते हैं उसको, वो रिपीटेडली आपको होता रहेगा, तो वो क्रिस्टल फॉर्म भी, वो भी जो स्टोन होता है वो यूरिक एसिड का हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स में मेनली तो जब भी शुरुआत होगी तो क्या होगा कि आप सुबह में जब उठोगे तो आपके जो जॉइंट्स होंगे, जो मोस्टली जो स्मॉल जॉइंट होंगे, वो एकदम स्टिफ हो जाएंगे, राइट। एकदम कुछ करने का आपको मन ही नहीं करेगा, आपकी जो जकड़न हो जाएगी, आपके जो जॉइंट्स होंगे, देन वो धीरे धीरे उसमें स्वेलिंग आने लगेगी, रेडनेस होने लगेगी, राइट, शाइनी स्किन दिखने लगेगी आपको, और एकदम सिवियर स्टिचिंग पेन होगा। ऐसा पेन होगा जैसे आपको कोई अंदर से कोई सोई चुभ रही हो, ऐसा पेन होगा, क्योंकि जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं वो ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं जो हमें चुभते रहते हैं अंदर। इसकी वजह से वो अनबियरेबल पेन, जो गाउट के पेशेंट होते हैं उसको असह्य पेन होता है। एंड अगर हम ऐसे सिम्टम्स को भी अगर हम मेडिसिन के द्वारा और हमारे डाइट प्लान के द्वारा हम उससे कंट्रोल में नहीं लाते तो फिर ये एक्सट्रीम लेवल में बढ़ जाता है और लास्ट में वो डिफॉर्मिटी फॉर्म करने लगता है। और डिफॉर्मिटी में क्या होता है, जो हमारी उंगलियों के जो होते हैं वो एकदम टेढ़ियाँ होने लगती हैं, जो जॉइंट्स होंगे वो डिफॉर्म होने लगेंगे। अब हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में कि यूरिक एसिड लेवल में टेस्ट में क्या करना चाहिए। तो मोस्टली दो तरह की होती है। एक तो सीरम यूरिक एसिड जो इजीली आपको सिर्फ ब्लड लेके ही करवानी है, और जो दूसरी होती है जो किडनी फंक्शन टेस्ट, वो पूरा किडनी का फंक्शन आ जाएगा, उसमें भी आपको यूरिक एसिड मिल जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी एक टेस्ट आप करवा सकते हैं। अब ये जो सीरम यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल होता है वो मोस्टली 7 मिलीग्राम DL के अगर ऊपर चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा कहलाता है। और अगर अलार्मिंग साइन की बात करें तो अगर 5 मिलीग्राम DL से ज़्यादा हो तो एक वार्निंग साइन है कि अब हमें अपने जो खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए और उसकी यूरिक एसिड की जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से करवानी चाहिए ताकि वो अपने एक्सट्रीम लेवल तक ना पहुँचे। एलोपैथी में भी कई सारी ऐसी मेडिसिन है, अगर कोई पेशेंट है वो लंबे समय से डायरेटिक्स ले रहा है, एस्पिरिन ले रहा है, नायासिन ले रहा है, तो इसकी वजह से भी जो आगे जाके जो पेशेंट में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो नाउ हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट मेडिसिन जो बर्बेरिस पेंटार्कन है, जो स्वाबे की आती है, वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फॉर द कंट्रोल ऑफ यूरिक एसिड इन आवर ब्लड। ये जो मेडिसिन है वो 2 गोली दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को लेनी है। तो कोई भी आपकी जो आपकी जो खुद की अपनी जो केस टेकिंग के बाद जो मेडिसिन आएगी उसके साथ अगर ये जो बर्बेरिस पेंटार्कन है ये ले तो वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगी। द सेकंड हम मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे। ये जो मदर टिंचर है ये है अर्टिका यूरेंस। ये मदर टिंचर बहुत ज़्यादा अच्छा है टू कंट्रोल द यूरिक एसिड लेवल इन आवर ब्लड विदाउट साइड इफ़ेक्ट। तो ये जो मदर टिंचर है ये हमें 15 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेनी है। तो इससे भी क्या है, जो हमारा यूरिक एसिड लेवल है बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा। अब मैं आपको, ऐसे तो होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा मेडिसिन है जो आफ्टर केस टेकिंग ही हम पेशेंट को देते हैं, राइट, लेकिन मैं ऐसी 2 मेडिसिन हैं जो मैं आपको उसके सिम्टम्स बताती हूँ। अगर उसके सिम्टम्स आपसे मिलते हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है लीडमपाल। तो लीडमपाल जो मेडिसिन होती है वो लीडमपाल जो मेडिसिन होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जो पेन होता है, वो एकदम अनबियरेबल पेन होता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, पेन भी बढ़ जाता है, ये सारे सिम्टम्स तो होते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसके जो पेन होता है वो एकदम जो नीडल उसको चुभती है ऐसा पेन होता है।
उसके साथ साथ उसके जो जॉइंट्स हैं उसमें नोडोसाइटिस होते हैं, राइट, जो नोड्स बनने लगते हैं, गांठ बनने लगती हैं। तो ऐसे पेशेंट के अगर कोई पेनफुल जॉइंट होंगे तो वो उसको क्या करेगा, अगर उसको कोल्ड आइसी कोल्ड वाटर होगा या कोल्ड टच करेगा तो उसका जो सिम्टम्स होंगे वो रिलीफ होंगे। लेकिन अगर आप उसको कुछ गर्म चीज़ लगाएंगे या उसको कवर करके रहेंगे तो उसका जो पेन होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट के अगर सिम्टम आप में दिख रहे हैं तो आप लीडम्पाल ले सकते हो। द सेकेंड मेडिसिन इज़ एसिड बेंजोइक। तो एसिड बेंजोइक के जो पेशेंट होते हैं उसको क्या होता है कि उसका जो पेनफुल जॉइंट है उसको वो अनकवर्ड कर देंगे तो उसकी जो कंप्लेन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। मतलब कि उसको कवरिंग से अच्छा लगेगा, उसके जो सिम्टम्स होंगे वो रिलीफ होंगे, लेकिन वो अगर उसको अनकवर कर देगा तो उसके सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे पेशेंट का जो मोस्टली जो किडनी फंक्शन है वो डिक्रीज़ हो गया होगा, मतलब कि जो किडनी की बीमारी होगी, राइट। तो इसकी वजह से अगर उसके ब्लड में अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो ऐसे पेशेंट जो एसिड बेंजोइक मेडिसिन ले सकते हैं। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहे ताकि मैं ऐसी और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाती रहूँ। और हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, कोई भी पैथी की हो, वो उसकी एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही लीजिएगा। सो तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।